सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आकाश तिवारी मध्य प्रदेश ग्वालियर से संस्कृत परीक्षा पद के इस यूट्यूब चैनल पर संस्कृत के सभी शोधार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम यहाँ उपस्थित हैं सभी मध्य प्रदेश टेट परीक्षा का जो 2019 में पेपर हुआ था उसकी संस्कृत अभ्यास माला के अंतर्गत ये आज हमारी कक्षा नंबर 4 एपिसोड नंबर 4 जिसमें एमपी टेट PYQ 2019 के प्रश्नों का 21 प्रश्नोत्तरीय श्रृंखला का ये जो क्रम है उसमें आज के 21 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ संस्कृत परीक्षा पद के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम सभी संस्कृत के इस परिवार को साकार करने के लिए एवं संस्कृत के विद्यार्थियों का मन उत्साह बढ़ाने के लिए एवं अपने साहस एवं उत्साह को वर्धन करने के लिए, अपने कार्य की प्रगति को बढ़ाने के लिए यहाँ हम उपस्थित हैं सभी संस्कृत के इस मंच पर। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं एक श्लोक के साथ इस कक्षा का प्रारंभ। उत्साह, बड़ा ही अच्छा श्लोक है, आप सभी वाचन कर सकते हैं। उत्साहो बलवानर्य नास्ति उत्साहात् परं बलं सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्। उत्साहो बलवानार्य नास्ति उत्साहात् परं बलं सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। कहते हैं उत्साहो बलवानार्य, जो मनुष्य है वो उत्साह से ही बलवान होता है। नास्ति उत्साहात् परं बलम, यदि उत्साह नहीं है तो बलवान मनुष्य भी निर्बल हो जाता है। उत्साहस्य, जिसके अंदर उत्साह होता है, लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उत्साह, व्यक्ति को हमेशा उत्साह के साथ जीना चाहिए। तो आइए इसी एनर्जी, इसी उत्साह और इसी मनोबल से आगे की कक्षा का प्रारंभ। और आज की श्रृंखला का ये पहला प्रश्न है आपके भारतीय नाट्यशास्त्रम नाम ग्रंथे प्राधान्येन कः विषयः प्रतिपादितः। भारतीय जो नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ है उसका प्रधान विषय क्या है? क्या वो रस है, क्या वो अलंकार है, क्या वो रीति है, क्या वो भाव है? तो कहते हैं कि भारतीय जो नाट्यशास्त्र है उसका प्रधान रस क्या है। भारतीय नाट्यशास्त्र का जो प्रधान रस है, जिसका जो आंसर है वह है आपका रस। क्या है वह? रस। तो भारतीय नाट्यशास्त्र का जो प्रधान प्रतिपाद्य विषय है वह क्या है? रस है ना। रसो वही छिन्ना शिरस यमन सवराग शिखरणी। इस तरीके से बहुत सारे जो छंद हैं उनका हमें नाट्यशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है, अलंकारों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो उसका प्रतिपाद्य विषय है नाट्यशास्त्र का, वह क्या बताया है? वह बताया है आपका रस। ठीक, इसी श्रृंखला में आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि श्रीमद् रामायणम कीदृशम काव्यम। जो रामायण है वह कैसा काव्य है? क्या वो लघु काव्य है, क्या वो आदि काव्य है, क्या वो खंड काव्य है, या वो चित्र काव्य है? तो क्या कहते हैं, जो रामायण है इसके लेखक हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी इसके लेखक हैं। महर्षि वाल्मीकि जी इसके लेखक हैं, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम था रामायण। जिसका नाम क्या है? रामायण। तो वो क्या कहलाएगा? आदि काव्य कहलाएगा। क्या कहलाया? आदि काव्य कहलाया। क्यों? क्योंकि सबसे लौकिक संस्कृत जगत का ये जो है रामायण पहला काव्य है ना। लौकिक संस्कृत जगत का पहला काव्य। इसके लेखक हैं वाल्मीकि जी, है ना, महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है,
इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं, जिसकी वजह से इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसमें कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण में, रामायण का जो अंतिम कांड है वह उत्तर कांड है ना। और उसके पहले जो 6वां कांड है वो युद्ध कांड है ना। लंका कांड भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। युद्ध कांड हमें रामायण में मिलता है और लंका कांड हमें क्षम्यताम, लंका कांड रामायण में मिलता है और युद्ध कांड के अंदर रामचरितमानस में भी 6-7 कांडों का उल्लेख है। तो 7 कांडों में से जो अंतिम कांड है वह उत्तर कांड है और प्रथम कांड जो है वह बाल कांड है। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर वृत्तांत इसमें हमें मिलता है। संस्कृत, लौकिक संस्कृत जगत का आर्ष प्रमुख काव्य होने के कारण ही इसका नाम आदि काव्य है और इसीलिए प्रथम लेखक होने के कारण वाल्मीकि जी को भी आर्ष का आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि। संस्कृत जगत, लौकिक जगत के आदि कवि कहे जाते हैं वाल्मीकि जी और आदि काव्य कहा जाता है रामायण। आदि काव्य क्या कहा जाता है? रामायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को। और आदि कवि किसको कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि जी को। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः। फिर पढ़ेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः सप्त पदार्थाः इति सूत्रम केन निर्मितम्। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः सप्त पदार्थः। ये जो 7 पदार्थ है, पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, 5वां है विशेष, 6वां है समवाय और 7वां है अभाव। इस प्रकार ये कितने पदार्थ हैं? सप्त पदार्थ हैं। तो बोले इसका जो सूत्र है वो किसने लिखा? क्या वो महिम भट्ट ने लिखा? क्या वो गदाधर भट्टे के द्वारा लिखा गया? या प्रभाकर के द्वारा लिखा गया? या अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा गया? तो इसका जो प्रश्न है इसमें पूछ रहे हैं कि सप्त पदार्थों का ये जो श्लोक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इसका जो सूत्र है वो किसने प्रतिपाद्य किया, किसने इसको लिखा? तो इसका जवाब है अन्नम भट्टेन। अन्नम भट्ट का ये जो ग्रंथ है जिसमें हमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इति सप्त पदार्थः, इस प्रकार के 7 पदार्थों का उल्लेख अन्नम भट्ट के ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में आप समझ पा रहे होंगे। आगे चढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कहता है कि अत्रत्येषु पदेषु द्वंद्व समासः कः। अत्रत्येषु पदेषु द्वंद्व समासः कः। यह जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये PYQ हैं और ये 2019 का ही पेपर है। जो 2019 में MP वर्ग टेट का जो पेपर हुआ था, जिसका उसी का पेपर की हम ये पूर्व एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के प्रश्नों में देखा कि समास से भी प्रश्न है, कारक से भी प्रश्न है, छंद से भी प्रश्न है, अलंकार से भी प्रश्न है, अन्य सभी जो विषयवार जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी विषयों को उन्होंने टच करते हुए सारे विषयों से प्रश्न बनाए हैं। तो आई होप हमें किसी भी विषय को लाइटली नहीं लेना चाहिए, सभी विषयों को उतना ही महत्व, सभी पॉइंटों को उतना ही महत्व दें जितना हम किसी एक विशेष पॉइंट को दे रहे हैं। तो क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर समास भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो रहा है जितना संधि है ना, कारक भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो रहा है जितना अव्यय है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए और साहित्य की तरफ थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि अत्र पदेषु द्वंद्व समासः कः। यहाँ पर द्वंद्व समास क्या है? रामः शत्रुः या दर्श पौर्णमासौ, नीलांबरः या वसंतर्तु। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो द्वंद्व समास है वो किस में है? क्या वो राम शत्रु में है, या दर्श पौर्णमासौ में है, या नीलांबर में है, या वसंतर्तु में है? तो इसका जो आंसर का जवाब है वो है दर्श पूर्णमासौ, है ना, क्योंकि द्वंद्व समास है, द्विवचन लगेगा तो मास शब्द का द्विवचन बनेगा माशः माशौ माशाः, है ना। तो दर्श पूर्णमासौ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ हमें दिख रहा है कि एक दर्श शब्द हो गया
और एक पूर्ण शब्द हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा दर्शपूर्ण माशौ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला कि प्रथमतः उर्वशी पुरुर्वसौ कथा कुत्र दृश्यते, कि प्रथमतः सबसे पहले उर्वशी और पुरुर्वा जो नामक दो पात्र, उर्वशी और पुरुर्वा नामक दो पात्र हैं, इनकी जो कथाएं हैं उसका हमें दृश्य कहाँ पर होता है, कहाँ मिलती हैं? क्या महाभारत के भीष्म पर्व मिलती हैं, क्या शुक्ल यजुर्वेद के अंत्य मिलती हैं, या ऋग्वेद के दशम मंडल में मिलती हैं, या कृष्ण यजुर्वेद से तैतरीयोपनिषदा, या कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय उपनिषद में ये हमें प्राप्त होती हैं। कह रहे हैं कि प्रथम सबसे पहले जो उर्वशी और पुरुर्वा का जो संवाद है वो कहाँ पर प्राप्त होता है, तो उसका आंसर है कि शुक्ल यजुर्वेदस्य अन्ते, शुक्ल यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, जो शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम पार्ट है, उसमें हमें पुरुर्वा और उर्वशी का संवाद प्राप्त होता है सबसे पहले। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम भाग में पुरुर्वा और उर्वशी का संवाद हमें प्राप्त होता है सबसे पहले। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अधो निर्दिष्टेषु उत्प्रेक्षा अलंकारस्य लक्षणम किम। कह रहे हैं कि अधो निर्दिष्टेषु, ये जो निर्देश दिए गए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकारस्य लक्षणम, इसमें से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लक्षण क्या है? क्या पर्यायणे द्वयोस्तच्चै दुपे दुपमेयोपमा मता, क्या ये है? या उपमानोपमेयत्वम यदेकस्यै वस्तुनः, ये है? संभावना स्यात् उत्प्रेक्षः वस्तु हेतु फलात्मना, क्या ये है? या प्रतीतमुपमानस्योन्पमेयत्व प्रकल्पनम, क्या ये है? तो इसका जो जवाब है, तो कह रहे हैं कि जो इनमें से कौन सा जो है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बनता है। तो इसका जो आंसर है हमें प्राप्त होता है कि संभावना स्यात् उत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। जहाँ पर हमें आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि प्राधान्येन कथा और आख्यायिका, दो चीज़ें हैं, कथा और आख्यायिका चेत द्वौ विभागौ कुत्र दृश्यते। प्रधानता के प्राधान्येन जो मुख्य है, कथा और आख्यायिका, दो टॉपिक हैं, कथा और आख्यायिका। प्रधान रूप से ये इन दोनों का जब एक जगह समन्वय होगा, दोनों को जब एक जगह मिलाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? क्या वो गद्य काव्य कहलाएंगे, क्या वो चंपू काव्य कहलाएंगे, या फिर वो नीति काव्य कहलाएंगे, या पद्य काव्य कहलाएंगे? तो कहते हैं कि जहाँ पर कथा और आख्यायिका दोनों का समन्वय हो, दोनों का जब विभाग बन जाए, चेत दो विभागों को दृश्यते, ये दोनों भाग हमें एक जगह कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो ये हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? गद्य काव्य में। किस में दिखाई दे रहे हैं? गद्य काव्य में, जहाँ पर हमें कथा भी मिलती है प्लस आख्यायिका भी प्राप्त होती हैं। तो ये सब हमें कहाँ पर प्राप्त होता है? गद्य काव्य में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, आई होप आप समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8, तट इति पदस्य लिंगः कः। तट इति पदस्य लिंग कः, कि तट नामक जो शब्द है इसका लिंग क्या है? क्या वो पुल्लिंग है, क्या वो नपुंसक लिंग है, क्या वो त्रिलिंग है, क्या वो स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुल्लिंग आपने सुना, नपुंसक लिंग आपने सुना, स्त्रीलिंग आपने सुना, लेकिन त्रिलिंग का आई होप आपने सुना है कि अगर अध्ययन किया है तो ज़रूर ही इसका आपको मतलब पता होगा कि त्रिलिंग मतलब क्या होता है, क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हम सब ने सुना है। तो कह रहे हैं कि तट इति पदस्य लिंग का, तट नामक जो शब्द है इसका लिंग क्या है? तो इसके लिंग के लिए जवाब मिलता है नेक्स्ट स्क्रीन पर, वो ये रहा। वो जवाब है क्या? त्रिलिंग। तो किसी ने कहा ये त्रिलिंग क्या है? तो बोले त्रिलिंग का मतलब होता है कि ये जो तट शब्द है वो तटः, तटी, तटम, तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में चलने के कारण इसको क्या कहा जाता है?
त्रिलिंग शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। इसीलिए जो तट नामक शब्द है वो क्या है, त्रिलिंगी है, त्रिलिंग है, जिसमें तटः शब्द पुल्लिंग में बनता है, तटी शब्द स्त्रीलिंग में बनता है और तटम शब्द नपुंसकलिंग में बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। यहाँ कहते हैं कि पुराणानाम लक्षणानि कति, पुराणों के कितने लक्षण हैं। तो पुराणों के लक्षण के बारे में एक श्लोक है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणानां पंचलक्षणम। कितने लक्षण प्राप्त होते? तो क्या पुराणों के 8 लक्षण प्राप्त होते हैं, 5 लक्षण प्राप्त होते हैं, 7 लक्षण प्राप्त होते हैं, या 6, 6, 8, 5, 7 और 6? तो इनमें से हमें बताना है कि पुराणों के कितने लक्षण हमको प्राप्त होते हैं। तो पुराणों के हमें लक्षण प्राप्त होते हैं कितने? 5। कितने प्राप्त होते हैं? 5। देखेंगे पहला वाला क्या बताया, सर्ग है ना, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च। दूसरा है प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। तीसरा है वंशो मनवंतराणि च, है ना, वंशानुचरितम चैव। और उसके बाद वंशानुचरितम चैव पुराणानां पंचलक्षणम। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशों का वर्णन है, वंश है ना, वंशानुचरितम वंशों का चरित, वंश चरित या वंशों का चरित्र, वंशानुचरितम चैव, ठीक है। और उसके बाद सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, और मनवंतर, मनवंतर, ठीक। और वंशानुचरितम, और वंशों के चरित्र का वर्णन, वंशानुचरितम, है ना। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशों, वंशो मनवंतराणि च, वंशों का चरित्र, उसके बाद वंशों के चरित्रों का चरित्र। इस प्रकार ये 5 लक्षण हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जो पुराणों के लक्षण का वर्णन करते हैं कि पुराण के कितने लक्षण होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भास महाकाव्ये कवेः नाटक चक्रम प्रथमता केन विदुषा प्रतिशोधितमस्ति, है ना, कि भास के भास महाकवि के नाटक चक्र, ये जो नाटक 13 नाटक हमें प्राप्त होते हैं, इनको सबसे पहले प्रथमता केन विदुषा, कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इसको प्रतिशोधितमस्ति, शोधित करके, शोध करके, खोज करके बाहर निकाला। क्या वे के कृष्णमूर्ति महाभागेन हैं, या टी गणपति शास्त्री महाभागेन हैं, या बसप्प शास्त्री महाभागेन हैं, या जग्गुव कुलभूषण महाभागेन हैं? तो कह रहे हैं कि जो महाकवि भास हुए, इनके 13 नाटकों का सबसे पहले शोधन किसने किया? तो इसका सबसे पहले शोधन करने वाले थे हमारे टी गणपति शास्त्री महाभागेन, जिन्होंने सर्वप्रथम भाष्य के 13 नाटकों का उल्लेख शोध करके प्राप्त किया, और इसका जब सप्रमाण प्रस्तुत किया तो सभी सहर्ष, सभी विद्वानों ने इसको स्वीकार किया, और टी गणपति शास्त्री ने ही भास के 13 नाटकों का जो शोधन करके सबके सामने उनको उपस्थित किया। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी स्क्रीन पर, कि तर्क संग्रह शब्द है, तर्क संग्रह कारकः, तर्क संग्रह जो कार हैं जिन्होंने तर्क संग्रह लिखा वो कौन है? क्या वो अन्नम भट्ट है, क्या वो महिम भट्ट है, क्या वो कुमारिल भट्ट है, या वो पेरू भट्ट है? तो कह रहे हैं कि जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है वो हमें किसने लिख कर दिया? तो उसका जवाब है, उसका जो जवाब है वो क्या है? अन्नम भट्ट। और इसी तर्क संग्रह में हमें जो पूर्व में प्रश्न निकला वो इसीलिए ग्रंथ का नाम नहीं बताया था वहाँ पर, कि एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें आगे देखना था। तो वही तर्क संग्रह है जो अन्नम भट्ट ने लिखा, जिसमें उन्होंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इति सप्त पदार्थ, ऐसे 7 पदार्थों का अपने इस तर्क संग्रह में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अस्य प्रश्न देखिएगा, अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादम कुरुता,
इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का अनुवाद का सेंटेंस क्या है? सत्य की जय होती है। सत्य की क्या होती है? जय होती है। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? कि सत्याज जयो भवति, या सत्येन जयो भवति, या सत्यस्य जयो भवति, या सत्यस्यैव जयो भवति, है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न किया, कह रहे हैं कि सत्य की जय होती, इसका ट्रांसलेट करिए। तो आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इसको, पहले वाले का जो संस्कृत अनुवाद है कि सत्याज जयो भवति, तो पंचमी लगी है, पंचमी का अर्थ होता है से, अलग होने के अर्थ में। तो सत्य से जय होती है, सत्य से जय नहीं होती, सत्य की जय हो रही है। फिर दूसरे को, तो ये गलत होगा। दूसरे वाले में पूछा सत्येन जयो भवति, तो सत्य के द्वारा या सत्य से जय होती है, सत्य के द्वारा जय होती, तो ये भी गलत है। अब थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों में सबसे विशेष जो है वो सही, क्योंकि उचिततम विकल्प हमें चुनना होता है जो सबसे बेस्ट है ना। अच्छे से भी अच्छा, उत्तम से भी उत्तम, है ना। सबसे उचित जो आंसर है वो चुनना होगा, क्योंकि थर्ड वाले भी बात वही आ रही है कि सत्य की जय होती है। लेकिन क्या है कि सत्यस्यैव जयो भवति, ये क्यों सही हो रहा है कि सत्य की ही जय होती है। एव शब्द ने उसको और ज्यादा पुष्टि कर दी कि सत्यस्यैव जयो भवति, सत्य की ही विजय होती है। असत्य है, किंचित समय के लिए उड़ेगा, आपको जरूर लगेगा। कहते हैं कि सत्य झुक सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। किसी दबाव के कारण वो झुक सकता है लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता। और असत्य है, स्टार्टिंग में जरूर अपने आप का वर्चस्व दिखाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता। इसीलिए इसका जो आंसर है वो हमें प्राप्त होगा सत्यस्यैव जयो भवति, सत्यस्यैव जयो भवति। इस तरीके से इसका हमें जवाब मिला कि सत्य की ही क्या होती है? विजय होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्षमता 13 है कि क्वेश्चन पूछ रहा है गवाग्रम इत्यत्र विभागः कथम क्रियते। जो गवाग्रम शब्द है उसका विभाग, उसका भाग क्या होगा, या क्या है संधि विच्छेद क्या होगा? क्या वो गो अग्रम होगा, या गति प्लस अग्रम होगा, या गौ प्लस अग्रम होगा, या गौ प्लस अग्रम होगा? तो देखो गौ प्लस अग्रम करेंगे तो यहाँ पर संधि विच्छेद बनने का कोई औचित्य नहीं बनना, क्योंकि वाह में हलंत है और वकारांत से कोई हलंत की यहाँ पर काम नहीं होगा। पूर्व रूप करोगे तो गवग्रम बन जाएगा, लेकिन पूर्व रूप का भी रूल लागू नहीं होगा। गौ प्लस अग्रम करेंगे तो गौ को अब को आव आदेश करोगे आप, क्या करेंगे? आव आदेश करेंगे, और आव आदेश यदि आप करोगे तो फिर तो गावाग्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गावाग्रम, ना कि गोग्रम। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आव आदेश करेंगे, और आव आदेश करोगे तो फिर गा बड़ा हो जाएगा। गति प्लस अग्रम करोगे तो ई को या हो जाएगा। इको एणची सूत्र से ई के स्थान पर यण आदेश होगा, अच परे रहते, अच पर में ई को या हो जाएगा तो गत्यग्रम बन जाएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या बनेगा? गो प्लस अग्रम। आंसर क्या होगा? गो प्लस अग्रम, जो कि बिल्कुल ही उचित है। इसको अगर संधि विच्छेद करके भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये शब्द है गो प्लस अग्रम। करके दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने गा को हलंत किया तो इसमें से क्या निकला? ओ को आदेश होगा क्या? अब एचो यवो यावह सूत्र से, एचो यवो यावह सूत्र से गौ को क्या आदेश हो जाएगा? अब आदेश हो जाएगा। ठीक है, और ये आ इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ग, और वा में आ मिल जाएगा तो वा पूरा हो जाएगा, ग्रम लिखाइए तो बन जाएगा गवग्रम। और हमारा प्रश्न भी यही था कि गवाग्रम, है ना, शब्द क्या बन जाएगा? गवाग्रम। चलिए, शब्द यहाँ क्या बनेगा? गवाग्रम। तो इस तरीके से ये शब्द बना गवाग्रम। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कहता है कि कालिदासेन
हाँ, आगे देखेंगे आप प्रश्न को। कालिदासेन रचितम खंडकाव्यम किम? कालिदास के द्वारा रचित खंडकाव्य कौन सा है? क्या वो किरातार्जुनीयम है, क्या वो कुमार संभवम है, क्या वो मेघदूतम है, क्या वो रघुवंशम है? तो इसमें से रघुवंशम महाकाव्य है, कुमार संभवम भी है ना, किरातार्जुनीयम, ये सब खंड काव्य नहीं है। खंड काव्य अर्थात जो गीति काव्य है। तो गीति काव्य की श्रेणी में, खंड काव्य की श्रेणी में जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है मेघदूतम, है ना, जो कि 2 पार्ट में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, है ना, ये 2 भाग में विभक्त है उत्तर मेघ, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, जिसके 2 पार्ट हैं, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित खंड काव्य की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि अवहिते का विभक्ति, अवहिते शब्द में कौन सी विभक्ति है? क्या द्वितीया है, क्या प्रथमा है, तृतीया है या चतुर्थी है? कहते हैं कि अवहिते शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपकी प्रथमा। अभिहिते शब्द में कौन सी विभक्ति लगी? प्रथमा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यह कहता है कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान समासः कः? बोले प्रायः उभय पद प्रधान जो है वो कौन सा समास है? क्या वो द्वंद्व समास है, क्या वो अव्ययीभाव समास है, क्या वो बहुब्री समास है, क्या वो तत्पुरुष समास है? तो बोले ज़्यादातर ऐसा कौन सा समास है जो दोनों पदों में प्रधान रूप से कार्य करता है, या जिस समास के दोनों पद प्रधान होते, पूर्व भी और पर भी? कहते कई का अव्यय जो संख्या पूर्वो दिगु, है ना, किसी समास का पूर्व पद प्रधान होगा, किसी का उत्तर पद प्रधान होगा, किसी का अन्य पद प्रधान होगा, है ना। जैसे बहुब्री समास अन्य पद पदार्थ है बहुब्रीय, जिसका अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्री समास है। तो बोले वो ऐसा कौन सा समास है जो उभय पदार्थ प्रधान हो? बोले जिसमें दोनों प्रधान है, कोई भी कमजोर किसी से नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है द्वंद्व, क्योंकि द्वंद्व में क्या होते हैं? जोड़े बनते हैं। तो उसमें माता और पिता, भाई और बहन, गुरु, है ना, इस तरीके से सब जो बनते हैं। तो इसमें दोनों ही किसी से कम नहीं है। माता और पिता में आप एक को प्रदान नहीं कर सकते, है ना, भाई बहन में आप किसको प्रदान करो, इसलिए दोनों पद प्रधान है। दिन और रात, किसी की एक की सत्ता आप खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो जहाँ दोनों ही पदों की प्रधानता रहे, दोनों ही पदों का उतनी वैल्यू बनी रहे, वहाँ द्वंद्व समास होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर कि पद्मपुर निवासिन भट्टगोपालस्य पौत्रोहम इति कहा अवदत्? बहुत अच्छा है कि पद्मपुर निवासिना भट्टगोपालस्य पुत्रोहम, कि पद्मपुर निवासी भट्टगोपाल का मैं पौत्र हूँ, इति कहा अवदत्, यह किसने बोला? यह किसने बोला कि भट्टगोपाल का मैं कौन हूँ? पद्मपुर निवासी जो भट्टगोपाल है उनका पोता हूँ, ये किसने बोला? तो क्या ये भूषण भट्ट ने बोला, क्या भारवी ने बोला, क्या भवभूति ने बोला, या भानुदत्त ने बोला? तो आई होप हम सब जानते हैं कि पद्मपुर निवासी भट्टगोपाल की जो पौत्र हैं वो हैं हमारे संस्कृत जगत के बहुत ही माननीय और भवभूति, जिन्होंने 3 नाटकों में बहुत ही असराहनीय प्रयास किया, जो किसी भी संस्कृत जगत के लिए या किसी भी संस्कृत लेखक के लिए बहुत ही ना गूढ़ विषय रूप में उन्होंने कार्य किया। और एक जो सबसे अलग उन्होंने अपनी लेखनी चलाई कि उत्तर रामचरितम नाटक जो कि कर्ण रस प्रधान है, वह कर्ण रस प्रधान है। उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, इसीलिए उत्तर रामचरितम के चलते हुए भवभूति एक विशेष कवियों की श्रेणियों में अपना स्थान बना पाए। तो यह हमारे महाकवि भवभूति हैं जो पद्मपुर निवासी भट्ट गोपाल के पौत्र हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है कि कार्यकुशलः इति समस्त पदे विद्यमान समासः कः? बोले यहाँ पर कार्यकुशल जो शब्द है इसमें जो समस्त विद्यमान जो समास है, समस्त पदे, इसके समस्त पद में जो विद्यमान समास है वह कौन सा है? बोले कौन से समास की वजह से ये समस्त पद तैयार हुआ? क्या तृतीय तत्पुरुष समास है, या पंचमी तत्पुरुष समास है, या प्रथमा तत्पुरुष समास है, या सप्तमी तत्पुरुष समास है? तो कार्यकुशलः, तो इसके लिए कहा जाता है कार्येन कुशला यस्य सा
कार्यकुशलः, जो कार्य को करने में कुशल है वह कार्यकुशल है, कार्यकुशला इसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? सप्तमी तत्पुरुष समास, कार्य करने में जो कुशल है ना। कार्य कुशला यशसा कार्य कुशला, जो कार्य को करने में, तो अधिकरण में या पर, उससे भी अपन समझ सकते हैं। तो कार्येण कुशला, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य कुशलः, सप्तमी तत्पुरुष समास। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि कस्मिन् वेदे यज्ञ विभागः विद्यते। बोले वेद का कौन सा भाग है जिसमें हमें यज्ञ का, है ना, यज्ञ का वर्णन, यज्ञ के मंत्र, यज्ञ का विधान हमें प्राप्त होता है। क्या वो धनुर्वेद में प्राप्त होता है, या आयुर्वेद में प्राप्त होता है, स्थापत्य वेद में वेदे प्राप्त होता है, या यजुर्वेद में प्राप्त होता है? तो आप देखेंगे कि धनुर्वेद जो है ये उपवेद है, आयुर्वेद ये भी उपवेद है, स्थापत्य ये भी उपवेदों की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ हमने जो प्रश्न किया था वो उपवेद का नहीं था, वो क्या था? वेद का था। जिस प्रकार वेद 4 हैं इसी प्रकार उपवेद भी 4 हैं। तो यहाँ जो जवाब मिलता है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद है जो कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से 2 भाग में विभक्त है, जिसमें हमें यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं, उनकी वेदी का निर्माण है ना। शुल्ब सूत्र है, जो शुल्ब सूत्र मतलब वेदी का मापन जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो ये यजुर्वेद में ही हमें यज्ञ से संबंधित विधान हमें प्राप्त होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 आज की श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 20, वागर्थ विव संप्रक्तौ पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र कः अलंकारः दृश्यते। ये रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। वागर्थ विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कह रहे हैं वागर्थ विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट लिया है कि वागर्थ विव संप्रक्तौ पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र कः अलंकारः दृश्यते। यहाँ पर कौन सा अलंकार हमें देखने को प्राप्त होता है? क्या वो अलंकार हमें प्रतिपाल अलंकार है, या उपमा अलंकार है, या विभावना अलंकार है, या स्मृति अलंकार है? तो कह रहे हैं कि जो वागर्थ संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः जगतः वागर्थ संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है? वह उपमा है, क्योंकि यहाँ पर पार्वती और उमा से जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, भगवान शिव और माँ पार्वती की जो तुलना है वो उपमा रूप में यहाँ पर करी गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन नंबर 19, क्षम्यताम 19 हुआ 21, जो कि आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न भी है। अशुद्धम युग्म चुनता, सबसे जो अशुद्ध है वो आपको चुनना है। एक तरफ यहाँ पर एक ग्रंथ दिया है और उससे प्रतिपाद्य जो उपग्रंथ है उनको लिया गया है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे क्या इसका सही जवाब निकलने वाला है कि रामायणम 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 रामायणम, चारों में रामायण है। तो रामायण का जो जो नाटक है वो क्या प्रतिमा नाटक है, ये रामायण से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या रामायण से लिया गया है। उत्तर रामचरितम क्या रामायण पर आधारित है, या अनर्घ राघवम ये रामायण पर आधारित है। तो हम सभी जानते हैं उत्तर रामचरितम तो रामायण पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर रामचरितम रामायण पर ही आधारित है। ठीक है, तो उत्तर रामचरितम वाला हमारा सही है, जो कि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध चुनना है। और रामायण जो है प्रतिमा नाटक से भी है, ये भी हमारा सही है। रामायण से जो अनर्घ राघवम लिया गया है वो भी सही है। तो यहाँ एक ही जवाब है जो गलत की श्रेणी में जा रहा है। जो उसका जवाब क्या है? रामायण अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण अभिज्ञान शाकुंतलम। क्योंकि रामायण जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो है ये जो है हमें नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर रामचरितम ना होकर, प्रतिमा नाटक ना होकर,
इसका सही जवाब होगा क्या? रामायणम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाभारत से लिया गया है, जिसमें अभिज्ञान और शकुंतला की कथा का वृत्तांत हमें प्राप्त होता है। यह हमारा आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है और इसी के साथ आज की कक्षा का भी विदाई का समय, और सभी संस्कृत प्रेमियों से, संस्कृत अनुरागियों से एवं संस्कृत के सुधी विद्यार्थियों से ये संस्कृत परीक्षा पत्र से की तरफ से मैं आकाश तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी इस कक्षा को सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं सभी से पुनः अनुरोध यही अंतिम समय बार बार करता हूं कि इस श्रृंखला में या यहाँ पर चल रही कक्षाओं में आपको कहीं भी यदि कोई त्रुटि लगती है तो आप हमें ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। अहम कृतज्ञोस्मि, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो कर रहा हूँ उसे आप प्रेम और सराहना और अपना स्नेह प्रदान करेंगे। और सभी से निवेदन है कि इस चैनल पर जो भी आ रहे हैं या जो विजिट कर रहे हैं या जो संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस कक्षा को आप थोड़ा शेयर भी करें, जिससे कि हम अपने उन सभी विद्यार्थियों तक अपना ज्ञान पहुँचा सकें जो किन्हीं कारणोंवश धनाभाव के कारण या किसी अन्य विशेष अभाव के कारण अपनी कक्षा, अपनी परीक्षा से वंचित रह जाते हैं या अपने विषय से वंचित रह जाते हैं, या उन्हें अध्ययन करने में जो प्रॉब्लम आती है वो मैटर नहीं मिल पाता। तो हम सभी से निवेदन है कि सभी लोग, अभी यहाँ हमारी सभी निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं, कोई किसी का शुल्क नहीं है किसी भी वस्तु विशेष का, तो सभी निःशुल्क अपना अध्ययन कर प्राप्त करें। और यही एक मेरी अपने गुरुओं के प्रति, मैं आपसे कोई दक्षिणा का अभाव नहीं रखता, मैं अपने गुरुओं का जो मुझे ज्ञान है मैं उसका ऋण उरण करने के लिए आपको ये ज्ञान अर्जित देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ से पढ़कर अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और यही श्रृंखला की अंतिम वीडियो जो है 2019 के जो पेपर थे, इसकी वीडियो अंतिम कल हो जाएगी, जिसमें हमारे 2019 के जो प्रश्नों हैं 100 की 100 प्रश्नों से ऊपर हम निकल जाएंगे। 2-4 प्रश्न ऊपर से अलग से लिए गए हैं जो कि इस श्रृंखला को पूरा करेंगे, और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है जो ऊपर से लिए जाएंगे जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। इस प्रकार हमारा ये 2019 का जो एक पेपर की श्रृंखला थी वो कल अंतिम हो जाएगी। इसके बाद अन्य विषय पर अपन चर्चा करेंगे, कोई नया पेपर या इसी से संबंधित मैटर को उठाएंगे, किसी एक पॉइंट को उस पर अपना आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सभी लोग बहुत बहुत प्रसन्नता और उत्साह, वैसे ही श्लोक पहले में कहा गया था, उसी श्लोक को मैं दोबारा से रखूंगा। उत्साहो बलवान आर्य नास्त उत्साहत परम, सोत्साहो चलोकेशु न किंचित अपि दुर्लभम। इसीलिए हमेशा उत्साह पूर्वक रहिए, बिना उत्साह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उत्साह यदि आपके अंदर है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, तो आपके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसी वाणी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त, और सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।